नमस्कार। आज हम अपने गत वीडियो जिसमें हमने विकलांग बालकों की शिक्षा के विकास का अध्ययन किया था को आगे बढ़ाते हुए भारत में विकलांग बालकों की शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत में विकलांग बालकों की शिक्षा का विकास हम दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला है आजादी से पहले का युग एवं उसके पश्चात आजादी के बाद के युग में विकलांग बालकों की शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, इसको हम देखेंगे। हम सर्वप्रथम लेते हैं आजादी से पहले का युग किस प्रकार का था। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जिस प्रकार पूरे विश्व में विकलांग बालकों के प्रति जो अवधारणा बनी हुई थी, उसी प्रकार भारत में भी इनके प्रति जो सोच थी वह यही थी कि या तो इन पर किसी बुरी छाया या आत्मा का प्रकोप है, और इसी वजह से समाज में विकलांग व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्ण दयालुता का या फिर शरणार्थी जैसा व्यवहार किया जाता था। अर्थात समाज में उन्हें अलग थलग रूप से प्रस्तुत किया जाता था। किंतु भारत में प्राचीन काल में हम इसका एक दूसरा रूप भी देखते हैं, वो है गुरुकुल शिक्षा के दौरान हमें ऐसे उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं जिसके अंतर्गत यह था कि वहां पर अष्टावक्र जैसे विकलांग बालक को वेदों का ज्ञाता माना गया है या वेदों के ज्ञाता के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात इससे पता चलता है कि उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। उसके बाद में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक व प्राचीन काल के प्रमुख शासक हर्षवर्धन के काल तक इन लोगों ने अपने भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यों के अंतर्गत विकलांग बालकों की शिक्षा या उनके विकास हेतु भी कई कार्य किए। ब्रिटिश काल तक आते आते ईसाई मिशनरियों ने भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में या समाज के विकास के क्षेत्र में कार्य किए, उस दौरान कहीं न कहीं उन्होंने विकलांग बालकों की शिक्षा या उनके विकास हेतु भी कई कार्य किए जो निम्न प्रकार से हैं। इन्होंने इस समय 1883 ईस्वी में बंबई में प्रथम विशेष विद्यालय जो श्रवणहीन बालकों के लिए बनाया गया था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1887 में अमृतसर में प्रथम दृष्टिहीन बालकों हेतु विद्यालय की स्थापना की गई। 1909 ईस्वी में मैसूर में अंधे एवं बहरे बालकों के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया गया। इसी काल में पहला सरकारी विद्यालय 1906 में लाहौर में खोला गया, जहां पर विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु कार्य किए गए। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय तक भारत में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए जो संस्थान खोले गए, उनके अंतर्गत श्रवणहीन बालकों के लिए 34 संस्थान, दृष्टिबाधित बालकों के लिए 32 संस्थान एवं मानसिक विकलांगों के लिए मात्र 3 संस्थान ऐसे थे जो इनके लिए कार्य कर रहे थे। विकलांग बालकों के लिए किए गए कार्यों में अगर हम आजादी के बाद के युग को देखें तो इस समय बहुत से ऐसे कार्य इनके लिए किए गए। क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य था या देश था, इसलिए यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार देने का प्रावधान संविधान में रखा गया और इस और भी अनेक कार्य किए गए। इसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य कार्य या विकास कार्य किए गए उनको हम देखते हैं। इस समय मुफ्त, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया, यानी 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की गई, जो हमारे संविधान में भी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखी गई है। विकलांगता रोकथाम, शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु भारत में बजट राशि का प्रावधान भी रखा गया एवं शिक्षा आयोग जिसकी संस्थापना 1964 से 66 के बीच में रखी गई थी और जिसने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुझाव दिए थे, उनमें से कुछ सुझाव उन्होंने विकलांग बालकों के लिए भी दिए थे, जो निम्न प्रकार से हैं कि विकलांग बालकों हेतु साधनों एवं उपकरणों की व्यवस्था। सर्वप्रथम 1964 में शिक्षा आयोग ने ही विकलांग बालकों हेतु विद्यालयों में उनसे संबंधित या उनको सहायता देने वाले साधनों एवं उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा आयोग ने समायोजन हेतु, यानी विकलांग बालकों का सामान्य बालकों के साथ समायोजन हेतु सामान्य बालकों के साथ शिक्षा का प्रावधान रखने का सुझाव दिया गया। अर्थात
पहली बार शिक्षा आयोग ने यह प्रावधान रखा या इस प्रावधान का सुझाव दिया कि विकलांग बालकों के समाज के एक ओर न रखकर उन्हें समाज के साथ सम्मिलित करके, यानी सामान्य बालकों के साथ ही अगर शिक्षा दी जाए तो उनका विकास सामान्य रूप से हो पाएगा। इसके अतिरिक्त संविधान में अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति के अधिकार में विकलांग बालकों की उपस्थिति हेतु भी सुझाव दिए गए। यानी ये प्रावधान खाली संविधान के अंतर्गत ही निर्धारित नहीं किए गए या कानून के पन्नों में ही निर्धारित नहीं किए गए, बल्कि यह प्रावधान भी रखा गया कि अनिवार्य रूप से ऐसे बालक विद्यालयों में उपस्थित रहें और इसके लिए भी प्रयास किए जाएं। 1964 के शिक्षा आयोग के पश्चात 1986 ईस्वी में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ और इसने भी इस क्षेत्र में अपने कुछ सुझाव दिए। इनका पहला सुझाव था कि सामान्य एवं बाधित बालकों की सम्मिलित शिक्षा का सुझाव इन्होंने दिया। इन्होंने 1964 की अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि सामान्य एवं बाधित बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाए और शायद यहीं से समावेशी शिक्षा का सूत्रपात हो पाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं आवासीय सुविधा युक्त हों का प्रावधान भी रखा। उनका ये मानना था कि विद्यालय से घर एवं घर से विद्यालय तक आने में विकलांग बालकों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जहां तक हो सके विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं जहां पर स्थापित की जाए उनके साथ आवासीय सुविधाएं भी उनको दी जाए और ये आवासीय सुविधाएं उन बालकों की शारीरिक दुर्बलता को या अक्षमता को ध्यान में रखते हुए रखी जाए। इसके अतिरिक्त बाधितों को सामान्य व्यवहार के अवसर दिए जाएं, यानी उनको इस चीज के लिए बार बार प्रताड़ित न किया जाए या उनका ध्यान केंद्रित नहीं करवाया जाए कि वो असक्षम हैं, बल्कि उनको उनके साथ भी सामान्य विकास हेतु सामान्य व्यवहार एवं सामान्य अवसर प्रदान करने का प्रयास किए जाएं। इसके साथ साथ ही भारत में विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना भी समय समय पे की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अस्थि बालक बाधित बालक थे, यानी हड्डियों को लेकर या अस्थियों को लेकर जिनमें किसी भी प्रकार की दुर्बलता थी, उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता में 1978 यानी 1978 में स्थापित किया गया। दृष्टि बाधित बालक जो थे उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में 1979 में स्थापित किया गया या उसकी स्थापना की गई। श्रवण बाधित बालक यानी जिनको सुनने में दिक्कत थी, ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया। और मानसिक बाधित यानी कुछ बालक ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम है लेकिन मानसिक रूप से वो मंद बुद्धि है या इस तरह की कोई मानसिक विकृति है, उनके लिए सिकंदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। ये सभी सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दिए गए और इन सुझावों के आधार पर इन संस्थानों की स्थापना भिन्न भिन्न प्रांतों में हुई। इसके पश्चात इसी समय नई शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ, जिसमें आंशिक रूप से विकलांग बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षण कर सकेंगे एवं गंभीर रूप से विकलांग बालकों के लिए कुछ विशेष विद्यालयों का प्रावधान रखा गया और यह सुझाव दिया गया। इसके साथ हम देखते हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे RCE का नाम दिया गया है, 1986 में गठित की गई और इसके अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों की शिक्षा का स्तर निश्चित करने का प्रावधान रखा गया। यानी यहाँ पर विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षकों एवं विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को निश्चित करने की कोशिश की गई, जिससे कि वे विकलांग बालकों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था कर सकें एवं शिक्षण प्रक्रिया को इन बालकों के लिए और अधिक अनुकूल बना सकें। इसी क्रम में 1994 ईस्वी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे DPEP के नाम से जाना जाता है, की स्थापना भी की गई और जिला स्तर पर यानी विकलांग बालकों के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी कुछ कार्यक्रमों का नियोजन करने का प्रयास किया गया। इस DPEP कार्यक्रम के अंतर्गत
प्राथमिक अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के द्वारा विकलांगता की पहचान कर शिक्षा संबंधी उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया। अर्थात बालकों को शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिए भी कुछ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए जो प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए थे, जिससे कि वे विद्यालय में आने वाले विकलांग बच्चों की विकलांगता को पहचान सकें कि उनकी आवश्यकताएं, विशिष्ट आवश्यकताएं कौन सी हैं और उनसे संबंधित फिर शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग करके उनके लिए शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बना सके। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आता है, की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई, जिसके अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा का प्रावधान एवं शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी को भी निर्धारित किया गया। अर्थात कि न केवल राज्य स्तर, केंद्र स्तर या जिला स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का ही एक दायित्व बनता है विकलांग बालकों के लिए, बल्कि उस एरिया के शिक्षा मंत्री या राज्य स्तरीय शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य है एक साथ ऐसे बच्चों की शिक्षा के प्रावधान का भी ध्यान रखें और इसके लिए वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएं। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा सुविधाएं, बालकों के लिए चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं, इन लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर एवं समाज में इनको सुरक्षा दी जा सके, ऐसे प्रावधानों की भी चर्चा इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। इस समय का जो एक सर्वप्रसिद्ध अभियान शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग बालकों के लिए सहायक बना वह था ईस्वी 2000 में सर्व शिक्षा अभियान। यह अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया और इसके अंतर्गत 2010 तक यह उद्देश्य निर्धारित किया कि 2010 तक देश के सभी बालक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात कोई भी बालक शिक्षा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित ना रह सके, वो कारण चाहे उसका शारीरिक हो, उसका आर्थिक हो या सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बिना किसी वर्ग या विकलांगता श्रेणी की परवाह के शिक्षा का अनुकूल वातावरण देने का कार्य देश का है और प्रत्येक बालक का ये एक अधिकार है। इसके साथ ही संविधान संशोधन 86 के अंतर्गत, जो कि 2002 में पारित हुआ था, इसमें भारत सरकार के द्वारा एक नवीन संशोधन किया गया संविधान के अंतर्गत और नया अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, जिसे शिक्षा के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक, इन सभी बालकों में विकलांग एवं सामान्य दोनों प्रकार के बालक आते हैं, इन बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान निर्धारित किया गया। यानी प्राथमिक स्तर के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए एवं वह शिक्षा पूर्ण रूप से मुफ्त हो, किसी भी प्रकार की फीस उसके लिए नहीं ली जाए। ये प्रावधान रखते हुए शिक्षा के अधिकार को संविधान में स्थान दिया गया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसे RTE बिल के नाम से जाना जाता है, इसका भी निर्धारण 2005 ईस्वी में किया गया और यह शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन को प्रभावित करने हेतु बनाया गया। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए एवं 8वीं कक्षा तक के सभी बालकों को उत्तीर्ण किया जाए एवं अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया जाए। अर्थात कहने से यहाँ तात्पर्य था कि 8वीं कक्षा तक के किसी भी बालक को किसी भी कारण से, उसके अंतर्गत एक कारण ये भी आता है कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर बच्चा पास नहीं हो पा रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो भी उसे फेल न किया जाए, जिससे कि वो कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहे। यह प्रावधान रखा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजादी से पूर्व एवं आजादी के पश्चात भारत में विकलांग बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन किए गए और बहुत सारी सुविधाएं विभिन्न अधिनियमों के अनुच्छेदों के माध्यम से दी गई और साथ में ही पूरे देश भर में ऐसे संस्थानों का निर्धारण एवं निर्माण किया गया जो कि इनके लिए
उपयुक्त हो सके और शिक्षा के विभिन्न अधिकारों एवं अधिनियमों में विकलांग बालकों की शिक्षा को भी ध्यान में रखा गया। धन्यवाद।